हेलो बच्चों, वेलकम टू बूम अकेडमी। आज हम लोग बच्चों वर्क एनर्जी पावर के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। और वो प्रॉब्लम्स जो होंगे वो पीवाईक्यू होंगे जे एडवांस के। जो पहले जे एडवांस में आ चुके हैं वही प्रॉब्लम्स बाद में जे मेंस और नीट में आते हैं। सो देखिएगा, मैं एक एक करके बताता रहूंगा कि ये जे एडवांस का पहले का प्रॉब्लम है, इसके बाद ये नीट में कब आया, मेंस में कब आया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। Two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitudes of their momentum is. हमें रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर मोमेंटम का रेशियो फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड का क्या होगा। आसान सी प्रॉब्लम है, ये बहुत पहले का आया हुआ जे एडवांस का 1980 का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ऑलरेडी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार यहाँ पर रिवाइंड करवा दे रहा हूँ आप लोगों को। क्या था रिलेशन। हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कैसे भी करके मोमेंटम के टर्म में इस वाले जो राइट साइड है इसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोमेंटम लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, टू को इधर कर देता हूँ ट्रांसपोज, और दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। जैसे एम से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर एम और बी ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम वी हो जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एम बी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टू एम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखिए, हम लोग जानते हैं जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी। तो एम बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लीनियर मोमेंटम लिख सकता हूँ। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, टू एम काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या गिवन है इक्वल काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है तो हमें लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है क्या होगा। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं इसे। क्या हो जाएगा रेशियो, मान लेते हैं इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और इसे दो बार हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। एक बार लीनियर मोमेंटम P1 बोलते हैं, और मास जो है डिफरेंट होगा, तो टू कांस्टेंट है, मास m1 और काइनेटिक एनर्जी के बोल दे रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्या है, सेम है दोनों के लिए। और दूसरी बार इसे P2 के लिए लिख ले रहा हूँ सेम इक्वेशन 1 को। तो क्या हो जाएगा, टू एम टू, और काइनेटिक एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड और थर्ड। मैं सेकेंड और थर्ड को क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई थर्ड कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे डिवाइड बाई थर्ड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे यहाँ से, थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से आ जाएगा P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इक्वल टू टू M1 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टू M2 काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो के ही है, और टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एम। सो वन M1 अपॉन M2 आ जाएगा मेरे पास P1 अपॉन P2, स्क्वायर रूट इधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर M1 कितना वैल्यू गिवन है हमें, M1 का जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1 ग्राम, और टू मास का M2 का वैल्यू कितना गिवन है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 अपॉन P2, यहाँ से आ जाएगा P1 अपॉन P2 इक्वल टू 1/2, यानी 1:2 का हमारा रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। 1:2 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये सी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग सिमिलर, देखिए सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ है एआई ट्रिपल ई में। उस टाइम पे नीट नहीं होता था, एआई ट्रिपल ई होता था, तो एआई ट्रिपल ई की बात कर लेते हैं, आइए पढ़ते हैं। ये है आपके पास क्वेश्चन, two masses 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitudes of their respective linear momentum is. हमें रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। तो रेशियो क्या होगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा, पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एक के लिए लिख ले रहा हूँ।
ये जनरल इक्वेशन मान लेते हैं हमारी हो गई, और इसके लिए लिख ले रहे हैं P1 वन पार्टिकल के लिए लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा 2m1 के ई। के ई क्या है, सेम है। अगर इक्वल काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो P2 क्या हो जाएगा हमारा 2m2 काइनेटिक एनर्जी। इसे अगर इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसे 2 बोलते हैं, तो कर लेते हैं यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2। जैसे 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास P1 स्क्वायर अपान P2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2m1 काइनेटिक एनर्जी अपान 2m2 काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, F22 कैंसिल आउट हो जाएगा। P1 अपान ये स्क्वायर है P2, यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट m1 अपान m2। m1 का वैल्यू कितना है, ये m1 बोलो, ये वाले को m2 बोल दो, ठीक है। तो m1 कितना है 1 अपान 9, दैट इज P1 अपान P2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। तो यहाँ से क्या रेशियो आ जाएगा 1:3। 1:3 का रेशियो कौन सा है, सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है ये CBSE AIPM की 1993 में आया था। इससे पहले जे एडवांस का देखिए सेम कंसेप्ट कॉपी किया है ना, ऐसे ही होता है। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन जो टिप देते हैं, ठीक है। सो देखिए आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K is hung from the ceiling and a block of mass M is attached to its lower end. The mass is released with the spring initially unstretched, then the maximum extension in the spring is। हमें यहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा, ठीक है। देखिए समझते हैं आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनिशियली हमारी स्प्रिंग क्या है अनस्ट्रेस्ड है, मीन्स ये कोई हमारी स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पर कोई मास अटैच्ड है, मास का वैल्यू गिवन है m, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है k, ठीक है। m मास अब जब अटैच किया जा रहा है उस टाइम पे स्प्रिंग में कोई भी इलोंगेशन या एक्सटेंशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं है, ठीक है। जैसे ये है, ये जो स्प्रिंग आपको दिख रही है ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, इसमें इस टाइम पे कोई भी इलोंगेशन या एक्सटेंशन नहीं है, कुछ ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। फिर जब इसे ऐसे किया जाएगा तो मास इसमें अटैच किया जाता है, ठीक। जैसे मास कुछ मान लो ये ऐसे मास में इसमें अटैच कर दूं, ठीक, ऐसे कुछ मास अटैच किया जाएगा। फिर जब अटैच करके छोड़ा जाएगा तो ये कुछ इलोंगेट होगी स्प्रिंग, और कितना मैक्सिमम इलोंगेट होगी ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं मैक्सिमम कितना इलोंगेट होगी। ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल कुछ ऐसा होगा जब मास को रिलीज किया जाएगा, और जैसे ही मास रिलीज कर दिया जाएगा आपको मालूम है स्प्रिंग में क्या आ जाएगा बेटा इलोंगेशन आ जाएगा। थोड़ी सी हमारी स्प्रिंग क्या होगी खींचेगी, जितना मैक्सिमम खींच सकती है वो खींच जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम जितना यहाँ से इसकी ये नेचुरल लेंथ है, अब यहाँ से ये मानते हैं नीचे x गई, ठीक है, x से नीचे खींच जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है, वो ये है कि यहाँ पर जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हो रहा होगा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन ये मानूं, ये क्या है मेरा पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लाइन है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी 0, ये मेरा अगर पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको मालूम है नीचे जाने पे क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप आएगा, मीन्स निगेटिव, ठीक। और वही जो ड्रॉप होगा हमारा यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी नीचे जा रही है ना, कुछ घटेगा पोटेंशियल, जो ड्रॉप होगा वो ड्रॉप इसकी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में जाएगा, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये कहाँ से आएगा ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट की वजह से ड्रॉप आ रहा है, तो ड्रॉप कितना हो रहा है m मास है और g तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है इनटू x। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए इलोंगेशन चाहिए, ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2mg अपान k। ये हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा कि इतना 2mg/k आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
चलिए मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो AIPMT में पूछा गया था 2009 में, सेम क्वेश्चन हो, जे एडवांस का है, देख लीजिए ध्यान से, ये जे एडवांस का 2002 में आया हुआ है। इसके बाद AIPMT ने कैसे कॉपी किया है देख लीजिए, आपको ऑप्शन भी चेंज है, ठीक है। A block of mass M is attached to the lower end of the vertical spring. The spring is hung from the ceiling and has force constant value K. फोर्स कांस्टेंट बोले तो स्प्रिंग कांस्टेंट का ही वैल्यू है। द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्टेज। द मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज। तो हमें कितना लेंथ प्रोड्यूस होगा, अभी जो एग्जैक्ट बताया मैंने वही है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं है, बस मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें गिवन है इफ W1, W2 एंड W3 रिप्रेजेंट द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम A to B along 3 different paths 1 2 3 as respectively as shown. The gravitational field of the point mass M. Find the correct relationship between W1 and W2 and W3. ठीक है, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ना, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। अगर कोई कंजर्वेटिव नेचर का हमारे पास फील्ड है, उसमें हम किसी पार्टिकल को एक पाथ से दूसरे पाथ तक ले जाने में कोई भी पाथ चूज करें, जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। तो यहीं पर हमें बोला गया है, स्पेशली बोल दिया गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसीलिए हम A से B तक कैसे भी करके यहाँ पर इस पाथ से जाएं, इस पाथ से जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई पाथ ले लें तो सभी में वर्क डन क्या होगा, हमारा सेम होगा, ठीक है। और भी कोई पाथ होता है ऐसे B ले जाने के लिए, आप यहाँ से ऐसे कोई पाथ ले लो तो भी वर्क डन क्या होगा, हमारा सेम ही होगा, ठीक है। तो सभी हमारा क्या जाएगा यहाँ से, W1, W2, W3 सारे के सारे वर्क डन क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। W1 बराबर W2 बराबर W3 और क्या हो जाएगा W4, 5 कोई 4 5 और भी होता 6 होता, तो सारा क्या हो जाता है, हमारा सेम रहता। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। सो चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग फर्दर। देखिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। हमारे पास कोई स्टोन है और टाइट किया जा रहा है ऐसे। देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम डायग्राम ड्रा कर ले रहा हूँ पहले में। यहाँ पर कोई मान लेते हैं हमारे पास एक एंड है स्ट्रिंग का और एक स्ट्रिंग का एंड ये है। यहाँ पर जो पार्टिकल अटैच्ड है उसका मास वगैरह तो कुछ गिवन नहीं, लेकिन स्पीड जरूर गिवन है। चलिए मास हम अपनी तरफ से मान लें, स्पीड इसका u है, ठीक है। लेंथ मालूम है हमें कैपिटल है, ठीक। अब जब इसे वर्ल्ड किया जाएगा तो ऐसे जाएगा यहाँ पर, और ये पूछा गया है कि इसका यहाँ जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब इसका चेंज इन स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पर जो मैं फाइनल पोजीशन है उसे स्पीड v बोल दे रहा हूँ। इनिशियल स्पीड u है इस डायरेक्शन में और ये v हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने के लिए पहले u हमें गिवन है, v हमें निकालना पड़ेगा, फिर जाकर के हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे। सो देखिएगा ध्यान से कैसे निकालता हूँ। मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगा पा रहा हूँ, क्यों लगा पा रहा हूँ, आप लोग इसे समझिएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा एनर्जी कहीं भी लॉस वगैरह कुछ हो नहीं रहा, तो सीधे लगा सकते हैं। हमारे पास इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ m(u²) और फाइनल एनर्जी इसके पास जो स्पीड बने चाहिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² प्लस इसमें l हाइट का यहाँ से गेन हुआ, हाइट गेन किया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितनी होगी m और gl, ये होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो v² है वो कितना आ जाएगा, u² माइनस 2gl। ये हम लोगों ने यहाँ से इधर उधर करके वेलोसिटी फाइनल निकाल लिया। अब अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, देखिए दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर v इधर है और एक वेक्टर u इधर है, ये 90 डिग्री पे हो, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो मैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। रिजल्टेंट स्पीड क्या आएगा हमारे पास, रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगा v रिजल्टेंट अंडर रूट v² प्लस u²। यहाँ पर देखिए b रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट v² की वैल्यू कितनी है, u² है तो 2u² और माइनस gl, ये आ जाएगा मेरे पास, 2 बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ये डी पार्ट। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सेम है, जे एडवांस का कॉपी है ये AIPMT द्वारा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉपी होते हैं, मिलते हैं।